जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया जैसे एक चौराहे पर आ खड़ी हुई थी। दो सुपर पावर्स का दौर खत्म हो चुका था और सबके मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा। तो आज हम उन्हीं नए पावर सेंटर्स की कहानी समझेंगे जो उस खालीपन को भरने के लिए सामने आए और जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये नई दुनिया कैसी थी, फिर यूरोपियन यूनियन मॉडल को समझेंगे, उसके बाद आसियान के बिल्कुल अलग तरीके पर नजर डालेंगे, फिर चीन के आर्थिक चमत्कार की कहानी देखेंगे और आखिर में कुछ और उभरती ताकतों पर भी बात करेंगे। जरा सोचिए, दशकों तक पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। फिर 1990s की शुरुआत में सोवियत यूनियन टूट गया और अचानक ग्लोबल पावर के खेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक खालीपन सा आ गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब दुनिया को कौन लीड करेगा। क्या कोई एक नया सुपर पावर उभरेगा या फिर कुछ बिल्कुल ही अलग होने वाला था। और हुआ भी कुछ अलग ही। किसी एक देश के बजाय दुनिया भर में पावर के कई नए सेंटर्स उभरने लगे। ये वो ताकतें थीं जो अमेरिका के दबदबे को चैलेंज कर सकती थीं। और इन्हीं में से एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ यूरोप में, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो सदियों की लड़ाइयों से पूरी तरह तबाह हो चुका था। सोचिए जरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की क्या हालत थी। इकोनॉमीज बर्बाद हो चुकी थी, शहर खंडहर बन गए थे और देशों के बीच सदियों पुरानी कड़वी दुश्मनियां थीं। तो इसका हल क्या निकला? एक बहुत ही बोल्ड आइडिया। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के जरिए देशों को इतना करीब ले आओ कि वो फिर कभी एक दूसरे से लड़ ही ना पाए। ये सब शुरू हुआ 1951 में, जब कोयला और स्टील जैसे जरूरी रिसोर्सेज को शेयर किया गया। धीरे धीरे ये एक पूरी इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी और फाइनली 1992 में जन्म हुआ यूरोपियन यूनियन का। और जो ईयू ने बनाया वो सच में कमाल था। ये सिर्फ कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था, इसने तो एक देश की तरह अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। अपना झंडा, अपना राष्ट्रगान और सबसे मशहूर एक कॉमन करेंसी, यूरो। ये एक नए तरह का सुपर स्टेट था जहां मेंबर देश अपनी कुछ पावर एक बड़ी बॉडी को दे देते हैं। और इकोनॉमी के मामले में इसका नतीजा चौंकाने वाला। आज ईयू की जीडीपी 19 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक बनाती है। पर हाँ, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। एक कॉमन संविधान बनाने की कोशिश फेल हो गई और इराक वॉर जैसे मुद्दों पर मेंबर देशों में इतने गहरे मतभेद थे कि साफ हो गया कि ये 27 अलग-अलग देशों को एक आवाज में बुलवाना कितना मुश्किल काम है। लेकिन हर कोई ईयू के सुपर स्टेट वाले मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा था। दुनिया के दूसरी तरफ एशिया में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। ये स्लाइड ना दोनों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ ईयू, जिसका मकसद था इंटीग्रेशन, देशों को मिलाकर एक करना, और दूसरी तरफ आसियान, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसका फोकस था कोऑपरेशन पर, मतलब साथ मिलकर काम करना, लेकिन हर देश की आज़ादी और सॉवरेनिटी की पूरी इज्जत करते हुए। और इसी को आसियान वे या आसियान स्टाइल के नाम से जाना गया। यहाँ कोई बड़ी संस्था नहीं है जो सबको ऑर्डर दे। यहाँ बस बातचीत होती है, आम सहमति बनाई जाती है और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दिया जाता। तो इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए आसियान ने 3 मेन पिलर्स पर फोकस किया। पहला, सिक्योरिटी, ताकि रीजन में शांति बनी रहे। दूसरा, इकोनॉमी, ताकि ट्रेड और डेवलपमेंट बढ़े। और तीसरा, सोशियो कल्चरल रिश्ते, ताकि लोगों के बीच आपसी समझ बढ़े। अब रीजनल ग्रुप से हटकर एक ऐसे देश की बात करते हैं जिसके अकेले के दम पर ग्लोबल पावर का समीकरण बदल गया। चीन। 1949 में माओ की क्रांति के बाद चीन ने तो जैसे दुनिया से खुद को अलग ही कर लिया था। पूरी की पूरी इकोनॉमी सरकार के कंट्रोल में थी और बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। और फिर 1978 में आया एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट। डेंग शॉपिंग ने ओपन डोर यानी खुले दरवाजे की पॉलिसी का ऐलान किया। चीन अब दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था और ये एक ऐसा कदम था जो इतिहास बदलने वाला था। लेकिन चीन ने, आप कह सकते हैं, बहुत होशियारी से काम लिया। उन्होंने शॉक थेरेपी वाला रास्ता नहीं अपनाया जहां सब कुछ एक साथ बदल दिया जाए। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप तरीका अपनाया। पहले खेती को प्राइवेट किया, फिर फॉरेन कंपनियों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए और आखिर में इंडस्ट्रीज को भी खोल दिया। और नतीजे? खैर, वो तो आप इस चार्ट में साफ साफ देख ही सकते हैं। चीन की इकोनॉमी में जैसे एक विस्फोट हो गया। दशकों तक ये दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी इकोनॉमी बनी रही।
लेकिन इस कमाल की तरक्की की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। सरकारी फैक्ट्रियों के बंद होने से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, एनवायरनमेंट को भयानक नुकसान हुआ और शहरों और गांवों के बीच अमीर-गरीब का फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, चीन की कहानी तो कमाल है, लेकिन एशिया में सिर्फ चीन ही नहीं है। 2 और देश हैं जिन्होंने ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक मजबूत जगह बनाई है। जापान, जो हमेशा से एक इकोनॉमिक पावर हाउस रहा है, आज भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और फिर है साउथ कोरिया, एक छोटे से युद्ध में तबाह देश से निकलकर आज दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। और सैमसंग और हुंडई जैसे ब्रांड्स आज हर घर में हैं। तो जब हम इन सभी ताकतों को ईयू, आसियान, चीन, जापान, साउथ कोरिया एक साथ देखते हैं, तो ये हमें ग्लोबल सिस्टम के भविष्य के बारे में क्या बताता है? ये तो साफ है कि हम अब उस दुनिया में नहीं हैं जहां 1 या 2 देश ही बॉस होते थे। हम एक मल्टीपोलर दुनिया में हैं, जहां पावर कई अलग-अलग सेंटर्स में बटी हुई है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हर किसी के पास पावर हो, तो असल में दुनिया चला कौन रहा है?